डियर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्जाम रिटर्न चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि टू सोर्स आर कोहेरेंट इफ। तो कोहेरेंट सोर्स कब होता है, कब दो स्रोत जो है कला संबद्ध होता है, उसके लिए जरूरी है कि उसका तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए और कलांतर नियत होना चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है ना। डी क्या है? ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य समान हो और कलांतर नियत हो, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्रोत को कला संबद्ध कहा जाता है जब टू सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन। तुम लोग जानते हैं इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए और कलांतर नियत होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं कलांतर नियत है, कलांतर बदल रहा है, बदलना नहीं चाहिए। कलांतर आवृत्ति ये भी नहीं होना चाहिए, कलांतर अनियमित हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कलांतर कैसी होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। टू सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा, है ना। तो इन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस एनर्जी। तो देखिए अब होता क्या है कि व्यतिकरण की घटना जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। तो इसमें ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, ना ही उसका निर्माण होता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी कि पुनः वितरित किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होना चाहिए। तो देखिए कलांतर का मान रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का जो मान है यानी फाई का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई ये होना चाहिए, है ना। यानी पाई का सम गुणज होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए एक में भी 2 पाई नहीं है, सिर्फ इसमें 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज। तो परिणामी तीव्रता का जो सूत्र होता है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का सूत्र होता है वो कितना होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हालांकि कहीं कहीं पर ये a1 और a और b को क्या कहा जाता है? a और b को हम लोग a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना a क्या है? ये आयाम है। यही अगर पूछता कि इसके लिए परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला पूछा है ना, हालांकि ये आयाम का फॉर्मूला है। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला I इक्वल टू कितना होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 cos फाई ये होता है ना। इसी में अगर मैक्सिमम पूछ देगा तो cos फाई का मान अगर हम लोग 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और 180 कर देंगे तो फिर मिनिमम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो तरंगों का अनुपात 9:1 है तो I मैक्सिमम तथा I मिनिमम का अनुपात होगा। देखिए आगे ये क्वेश्चन, यानी दो तरंगों का अगर अनुपात 9:1 है तो I मैक्सिमम तथा I मिनिमम का अनुपात हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि I के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, या फिर क्या होता है? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 cos फाई, यही होता है।
तो बोल रहा है यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब फाई का मान 0 हो जाएगा। जब ये फाई का मान जब 0 हो जाएगा तो सिंपल फार्मूला cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस रूट अंडर I1 इंटू I2 हो जाएगा। ये हुआ मैक्सिमम के लिए। तो चलिए पहले मैक्सिमम को निकालते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर इसका रेशियो दिया है 9:1। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका मान 9 प्लस 1 प्लस 2 रूट अंडर 9 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस इसमें से निकल जाएगा कितना? 3 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 16। तो कितना हो जाएगा इसका? 16 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। आई मैक्सिमम का आंसर कितना हो जाएगा? 16। अब आई मिनिमम का देखते हैं। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम के लिए हम लोग cos फाई का मान ले लेते हैं 180। कितना लेते हैं? 180। जैसे हम लोग cos फाई का मान लेंगे तो वहां पर क्या होता है? जहां प्लस था ना, भी वहां माइनस हो जाएगा। I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2। तो यहाँ प्लस था पहले, अब यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए? 9 प्लस 1 माइनस 2 रूट अंडर 9 इंटू 1। तो यहाँ पर इसका निकल जाएगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 6 इक्वल टू 4। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। आई मैक्सिमम यानी इंटेंसिटी का मैक्सिमम में वैल्यू और मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? पहले निकला था 16, अब निकला 4। अगर हम लोग कटाएंगे तो 4:1 निकलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 4:1, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता में का अनुपात 9:1 है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। इसका अनुपात कितना है? 9.1 है। तो इसका अर्थ क्या है? चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। फाइनली तीव्रता का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला देखते हैं क्या है। तीव्रता का एक फार्मूला और होता है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के लिए। क्या होता है आपको बता दें। आई इक्वल टू ए प्लस बी, यानी A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2, है ना। ये वही फार्मूला से आता है जो ऊपर में लिखे थे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर दिया है क्या? तीव्रता का अनुपात दिया है। तीव्रता का अनुपात 9:1 है। तो तीव्रता के लिए भी एक फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर इक्वल टू आई होता है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर आई हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? पहले तीव्रता का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयाम का जो यानी कि A का जो वैल्यू हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 रखेंगे, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 2। तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? रेशियो 2 निकल जाएगा। तो आयाम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी कोई अगर डाउट हो आप लोगों को तो एक नंबर आपको दे रहा हूं, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 6206580985, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समान आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपित करती है। एक बिंदु पर तरंगे समान कला में पहुंचती है। तो समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, तो इसका मतलब है कि जब आयाम और आवृत्ति दोनों समान है तो दोनों तरंग एक ही तरह का होगा। एक बिंदु पर समान कला में पहुंचती है तथा दूसरे बिंदु पर 5/2 कलांतर में पहुंचती है, तो दोनों बिंदु पर तीव्रता का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ बोल रहा है कि जब समान कला होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
आई का मान जो है पहले आई का मान बराबर हो जाएगा। तब इसमें तीव्रता का अनुपात पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट अंडर 2I1 इंटू I2 कॉस फाइव। ठीक है, तो ये तब हम लोग निकालते हैं जब ये इसका कला क्या होता है, एक समान रहता है। तरंगे समान कला में पहुंचती है तो उसका फाई का मान 0 हो जाता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो तरंगे हैं उसकी आयाम और आवृत्ति एक समान है, इसके लिए यहाँ पर I1 और I2 का मान दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 को सिर्फ हम लोग I ले लेते हैं और इसका भी मान I ले लेते हैं, और इसमें से ये 2 जो है बाहर रहता है, ये 2 क्या है, अंदर नहीं रहता, ये 2 कहाँ बाहर रहता है। प्लस 2I1 इंटू I2 को यहाँ पर I इंटू आई करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, और I स्क्वायर में से I बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 0 का मान तो 1 हो ही गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4I हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा। वही हम लोग पाई बाय 2 के लिए अगर निकालते हैं, कॉस 5/2 का मान होता है 0, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। कॉस π/2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, I1 प्लस I2, और दोनों का मान अगर एक समान है तो कितना हो जाएगा, I प्लस I 2I हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 4I अपॉन में 2I। I से I कट जाएगा और 2 दूना 4, तो 2:1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संतोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है वो देखना है हमको, है ना, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए पथांतर का मान होता है क्या, n लैम्डा होता है ना। यानी n का जो मान है वो कितना होना चाहिए, n का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 सभी आ रहा है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों तो है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पर λ/2 दिया हुआ है, जबकि हम तुरंत बताए तब इसका फार्मूला क्या होता है, n लैम्डा होता है, n लैम्डा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मतलब 2n + 1 λ/2 ये क्या है, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए है पथांतर। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए n लैम्डा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है, द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी ऑक्योर इन। तो कब होती है व्यतिकरण की घटना। व्यतिकरण की घटना आपको बता दें वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में होती है। तो ये सभी तरह के तरंगों के लिए मान्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। संतोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी। तो संतोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अभी तुरंत हमने बताया था कि इसके लिए जो पथांतर का मान है वो n लैम्डा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी सब में λ/2 है, देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो अभी तुरंत बताए थे कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो 2n + 1 λ/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कला संबद्ध एक वर्णीय प्रकाश पुंज किसी तीव्रता का अनुपात की जिसकी तीव्रता का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर डायरोपित करती है, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट with an intensity ratio of 4:1 are superimposed on each other. The ratio of the maximum and minimum intensity is, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये भी बनेगा उसी तरह से। कैसे हम लोग देखे थे कि इसके लिए अनुपात निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो I का मैक्सिमम के लिए एक फार्मूला हम लोग तुरंत निकाले, तभी I1 + I2 + 2 √I1 + I1 इंटू
I2 है ना, ये मैक्सिमम के लिए है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं 4 + 1 5 और यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 का निकलेगा कितना 2 निकल जाएगा रूट से 2 2 जा 4 तो इसके लिए कितना हो जाएगा आंसर 9 हो जाएगा। और फिर अगर वही हम लोग इसके लिए लेंगे तीव्रता किसके लिए मिनिमम के लिए तो I1 + I2 - 2 √I1 × I2 होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 + 1 - 2 × 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 2 × 2 निकलेगा 4 से 2 निकल जाएगा ना तो 2 2 जा 4 तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना 1 इसका आंसर कितना हो जाएगा 9:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई होगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the width of the fringe when the distance between the slit is tripled will be। तो यहाँ पर बोल रहा है साहब कि फ्रिंज यंग का जो प्रयोग था ना डबल स्लिट वाला उसमें ये अगर स्लिट की डिस्टेंस को 3 गुनी कर दी जाए इसको अगर हम लोग बढ़ा दें 3D करते है ना तो बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। तो बीटा के लिए क्या फार्मूला होता है d ये ना होता है। तो बीटा = d लैम्डा यानी इसको अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 टाइम्स यानी ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट के बीच अंतराल आधा स्लिट की पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं वही फार्मूला लगेगा जो लगा था अभी। क्या फार्मूला था बीटा = d λ/d है ना। तो यहाँ बड़ी डी जो है वो क्या है ये छोटी डी जो है वो स्लिट के यानी कि ये छिद्र के बीच की दूरी है और ये जो बड़ी डी है वो छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। बोल रहा है कि अगर हम लोग स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दें यानी इसको हम लोग आधा कर देंगे और पर्दे के बीच की दूरी को दोगुनी यानी इसको अगर दोगुना कर देंगे तो ये पलट के इधर चला जाएगा तो बीटा = कितना हो जाएगा 4d λ/d हो जाएगा। तो यानी ये 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 mm फ्रिंज चौड़ाई वाले उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर नई चौड़ाई हो जाएगी। ऑन इमर्जिंग ऑन apparatus with 0.4 mm fringe width in a liquid of in reflective index 4:3 the new width will be। तो जो नया चौड़ाई होगा उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है सिंपल बीटा डैश बीटा बाय म्यू यानी नया जो हमको निकालना है उसके लिए पहले जो बीटा का मान था वो कितना था 0.4 mm था है ना। तो अब जो अब यहाँ पर कितना है 4/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.4/4 × 3 तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 0.3 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तरंगदैर्घ्य कितना है 6000 एंगस्ट्रम है। ये क्या है एंगस्ट्रम हो जाएगा ना 6000 एंगस्ट्रम है और पर्दा रेखा छिद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा फ्रिंजों की परस्पर दूरी 0.012 सेंटीमीटर है तो रेखा छिद्र के बीच अंतराल होगा यानी डी का मान पूछ रहा है। रेखा छिद्र के बीच का अंतराल यानी स्लिट के बीच का अंतराल पूछ रहा है। तो अभी तुरंत एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग बीटा = d λ/,
छोटी डी। तो ये छोटी डी का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, छोटी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटी डी इक्वल टू डी लेमडा बटे बीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो है फ्रिंजों की चौड़ाई दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.012 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और वहाँ पर तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, लेमडा का मान दिया हुआ है, और छिद्रों से पर्दे की दूरी दी गई है, कितना है 40 सेंटीमीटर, तो वो है 40 सेंटीमीटर। और इधर जो है तरंगदैर्घ्य का मान कितना है 6000। इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे एंगस्ट्रम पर तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, और मीटर में चेंज करते तो -10 हो जाता। ठीक है, अब दोनों ये सेंटीमीटर में 0.12 है, जैसे डेसिमल को ये करेंगे तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में बचेगा कितना 12 से। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, कितना हो जाएगा 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, नहीं 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 और 2 5, 0 भी हो जाएगा इसमें, है ना, 10⁻5। तो इसमें हम लोग जैसे 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा -8। 2 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻8। तो हम लोग इसका जो आंसर निकाल सकते हैं वो कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट किए थे। यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर है ना, तो इसके लिए जब mm में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखने का कारण है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखने का कारण है। ए सोप डबल अफेयर्स क्या द सोप बबल है ना, द सोप बबल अपेयर कलर ड्यू टू। क्वेश्चन क्या है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखने का कारण है ए सोप बबल अपेयर कलर ड्यू टू। तो इसका जो रंगीन दिखने का कारण है वो व्यतिकरण के कारण इसका जो है रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि साबुन का जो बबल होता है वो बहुत पतला होता है, इसके लिए जो ऊपर और नीचे की तीव्रता होती है बहुत पतले फिल्म के लिए रंगीन दिखाई देने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोधक के किनारों से प्रकाश का मोड़ना कहलाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग विवर्तन की घटना, यानी डिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार होना चाहिए। द डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी। तो इसके लिए लैम्डा की कोटि का होना चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेट, यानी कि वेवलेट के यानी तरंगदैर्घ्य के लैम्डा का आकार क्या होना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि प्रकाश की ध्वनि दोनों यद्यपि प्रकाश तथा ध्वनि दोनों की तरंग प्रकृति के है, परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है, जबकि प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि although both light and sound are waves in nature, diffraction in sound occur easily, whereas special arrangement have to be made to क्या है observe diffraction of light because। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि साउंड वेव और लाइट वेव में लैम्डा का मान के लिए सबसे बड़ा ये है। होता क्या है कि लाइट वेव का जो है वो लैम्डा का मान बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसको हम लोग लैम्डा जो है बहुत छोटा होने के कारण जो है विवर्तन बहुत कम आकार का होता है, इस कारण से हम लोग इसको एक विशेष स्थिति से ही देख पाते हैं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य, वेरी स्मॉल वेवलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के प्रयोग में व्यतिकरण
प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I है और स्लिट बंद करने पर इसके स्थान पर तीव्रता I0 हो जाती है, तो कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? इन यंग एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज ऑन इंटेंसिटी ऑफ I and closing the slit replaced it with the intensity of I0. Which ratio is true? होता क्या है कि यहाँ पर जब स्लिट को हम लोग एक स्लिट को बंद कर देंगे तो एक ही स्लिट से दोनों प्रकाश गुजरने का प्रयास करेगी। उस कंडीशन में क्या होता है, पहले तीव्रता कितना थी, I थी, और अभी जो तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I बराबर, हम लोग दोनों को एक समान हो गया ना, I प्लस I हो जाएगा, तो कि दोनों का तो एक समान ये मान हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा I प्लस I, यहाँ भी अगर हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर हो जाएगा, उससे I निकलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2I प्लस 2, इधर से भी एक I निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4I। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा I इक्वल टू 4I0 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेनेल द्विप्रिज्म में कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होता है। इन फ्रेनेल द्विप्रिज्म बाय प्रिज्म कोहेरेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय, है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है तरंगाग्र को क्या होता है, इसमें तरंगाग्र को जो है हम लोग एक ही तरंगाग्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, और जिससे क्या बनता है, एक ही तरंगाग्र को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे हम लोग दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को ज्ञात कर पाते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तरंगाग्र विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ किसका हो जाएगा, वेव फ्रंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विप्रिज्म का कोण बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ बाय प्रिज्म द फ्रिंज विड्थ इज, ये सोर्स है। इसका अगर हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे तो ये स्लिट का दूरी भी बढ़ जाएगा, d बढ़ जाएगा, और d बढ़ेगा तो b का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि b इक्वल टू होता है d लेमडा बाय छोटी d। तो इसका जो होगा क्या होगा, ये घट जाएगी इसका फ्रिंज की चौड़ाई, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री है तो कोण पर आपतित होती है। अच्छा, 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो यदि परावर्तन अपवर्तन लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये हम लोग ब्रूस्टर के नियम से इसको निकाल पाएंगे। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, इसका म्यू बराबर 10 IP आपतन कोण का मान होता है। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे, है ना। तो इसको और किस नाम से ये बोला जाता है, आप लोग बताइएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं क्या, KVL के नाम से, KVL को नाम से, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हम लोग इसको लूप रूल भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कांच की एक पट्टिका पर परावर्तित और अपवर्तित किरण लंबवत हो तो अपवर्तन कोण का मान 60 डिग्री है, तो अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इस बार अपवर्तनांक पूछा था, पिछले वाले में क्या पूछा था, इसमें भी तो वही पूछा, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा। इसका भी मान कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलराइड घुमाने पर तीव्रता नहीं बदलती है तो प्रकाश कैसी होगी। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है, ध्रुवीय प्रकाश वो एक ही दिशा में कंपन करती है, उसका कंपन जो है एक ही दिशा में होता है। तो इसमें अगर हम लोग इस पोलराइड से ये पास हो रहा है तो दूसरे पोलराइड अगर इसको हम लोग घुमा देंगे तो इस तरह के आकार में ये पास नहीं होगी। लेकिन अगर अध्रुवित प्रकाश होती है तो वो सभी दिशाओं में चलती है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस तरह से चलती है। तो अगर ध्रुवित प्रकाश रहता तो यहाँ पर क्या होता कि तीव्रता बदल जाती, लेकिन ये अध्रुवित प्रकाश है, इस कारण से तीव्रता नहीं बदल रही है। इंटेंसिटी डजंट चेंज ऑन रोटेटिंग पोलराइड, सो लाइट इज, तो लाइट इज क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा
अध्रुवित यानी अनपोलराइज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध करने के लिए वाली घटना है। द फिनोमिनन दैट प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज। तो इसके लिए क्या है, प्रकाश कैसी घटना है, प्रकाश के ध्रुवन से पता चलता है कि ये कैसी घटना है, ट्रांसवर्स नेचर का यानी अनुप्रस्थ तरंग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है, वाइब्रेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर। तो हम बता दें कि समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होता है वो क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश है ना, तो ध्रुवित प्रकाश में केवल एक ही दिशा में कंपन होता है। तो इसके लिए हो जाएगा सिर्फ बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर, केवल एक ही दिशा में, ओनली इन वन डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम उपरोक्त अभी जो पढ़े थे म्यू बराबर 10 IP, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्रुवन कोण की स्पर्श दिया अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम किसने दिया था? यह नियम किसने दिया था? यह दिया था ब्रूस्टर का नियम है। किसका? ब्रूस्टर का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु निर्धारित करती है। द एज ऑफ क्या है, द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय। तो इसको कार्बन डेटिंग से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। C14 का मात्रा जितना कम होगा, जितना इसका लॉस होगा, उतना का जो है जीवाश्म पुराना होगा, है ना। C14 से इसको हम लोग याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण में किस राशि का पुनर्वितरण होता है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच क्वांटिटी एक्वर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति का जो है ना वो क्या होता है, आवृत्ति का पुनर्वितरण हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।